तो अब नियोजित शिक्षकों का कहना ये है कि इसमें हमारी वरीयता का, हमारी सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जो भी आपको करना था आप शुरू में कर देते। ये बार-बार जो आप स्थिति बदलते हैं, इससे एक मतलब असमंजस की स्थिति पैदा होती है। विचार किया जाएगा टाइप से गोल-मोल जवाब दिया गया है। सरकार लग रहा है कि एक चुनावी झुनझुना जैसा थमा दिया गया। फिर आपने पाठक सर की बात की, मिस्टर के पाठक, कम से कम मुझे वो आदेश उनका हजम नहीं होता है। आढ़ी रखने और नहीं रखने से क्या होता है? जैसे शिक्षकों को पढ़ाने के बाद रिपोर्टिंग बहुत सारी डाटा एंट्री करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 7-7 8-8 बज जाते हैं रात, और वो कहीं एक खास जगह पर जाकर उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी मांग इनकी बहुत अहम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी संख्या लगभग 4,10,000 के करीब है, ये शिक्षक लगातार अस्थायी राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं सरकार से, और इनका कहना है कि समान काम के लिए इन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो अहम बात है वो ये कि इन्हें ज़िला स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी सरकार को जब इन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए तो साथ ही साथ इन्हें ये सुविधा भी दी जाए। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, जो ये नियोजित शिक्षक हैं, इनकी लगातार मांग है कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इनका कहना है कि इन्हें समान काम के लिए समान वेतन, और जो एक अहम बात है वो ये कि जो नए जो अधिकारी आए हैं के पाठक, उनके जो कार्य करने की शैली है वो आपको कैसा लगता है? इन सारे मुद्दों पर हम आपसे अभी बात करना चाहते हैं सर। देखिए, कई सवाल आपने एक साथ कर दिए, मैं एक करके जवाब देता हूँ। देखिए, पहले तो आपने ये कहा नियोजित शिक्षकों वाली बात कही आपने। तो देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है, उसके लिए इम्तिहान की तारीख भी घोषित कर दी गई। 24-25 जी, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, और उसमें 1,70,461 रिक्तियाँ हैं, है ना। तो एक तरह से आप उसको सुपर टेट की परीक्षा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो TET, STET वगैरह जो लोग कर चुके हैं उनके लिए परीक्षा दी गई है। और उसमें राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि जो नियोजित शिक्षक यदि चाहें कि राज्यकर्मी का दर्जा, तो उनको भी वो परीक्षा पास करनी होगी, है ना। तो अब नियोजित शिक्षकों का कहना ये है कि इसमें हमारी वरीयता का, हमारी सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, और उनकी इस बात से मैं सहमत हूँ। अब मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है या शिक्षिका है, और वो 16 बरस से पढ़ा रहा है स्कूल में, और उसको भी आप इसी एग्ज़ाम के थ्रू यदि आप राज्यकर्मी बनाते हैं और किसी फ्रेशर के साथ बनाते हैं, इसका मतलब उसकी वरीयता का, उसका सीनियरिटी का आपने कोई महत्व नहीं दिया। तो ये तो गलत बात है। सीनियरिटी का तो महत्व होना ही चाहिए। यदि किसी का 16 साल से पढ़ाने का अनुभव है, 17 साल से पढ़ाने का अनुभव है, तो उसको आप नए लड़कों के साथ बराबर नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। अब देखिए, इसमें ये क्या है कि पूरी जो सरकार है बिहार में, मतलब एक आप कह सकते हैं कि अराजक स्थिति में सरकार चल रही है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लगता है जैसे सरकार की कोई ठोस नीति नहीं है, कुछ सोची समझी नीति नहीं। जैसे इसी शिक्षक बहाली की आप बात कीजिए, शुरू में कहा गया था कि डोमिसाइल नीति लागू होगी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब हुआ कि इसमें सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी भाग ले सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद सरकार को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि बहुत सारी रिक्तियाँ रह जाती हैं, तो उसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, सभी प्रदेशों के लड़के लड़कियाँ फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद अचानक इतनी संख्या बढ़ गई फॉर्म भरने वालों की कि फिर इसकी तारीख भी बढ़ानी पड़ी, फॉर्म भरने की तारीख भी बढ़ानी पड़ी। मेरा ये कहना है कि डोमिसाइल नीति सही है, गलत है, वो बात परे है, लेकिन जो भी आपको करना था आप शुरू में कर देते। ये बार-बार जो आप स्थिति बदलते हैं, इससे एक मतलब असमंजस की स्थिति पैदा होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। स्टैंड समझ में नहीं आता है। जी, यही मैं कह रहा था। और ये नियोजित शिक्षकों वाली बात है, इसको लेके तो नियोजित शिक्षक बिल्कुल मतलब समझिए कि सड़कों पर है, पूरा उनका प्रदर्शन हो रहा है। उनको सरकार ने पहले एक चेतावनी भी दी थी अपर मुख्य सचिव की ओर से, उसमें मिस्टर दीपक कुमार सिंह थे, उनकी ओर से चिट्ठी भी जारी हुआ था कि इसमें यदि कोई भाग लेगा आंदोलन में तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होगी। इसके बावजूद हज़ारों शिक्षक आए, पटना भी आए, बाकायदा उन लोग का संघ है, उन लोग के नेता है, उन लोग ने रैली के प्रदर्शन किया, सब कुछ हुआ। उन्होंने विधानमंडल का घेराव की कोशिश की, और अभी उनकी तरफ से महागठबंधन के भी नेता लोग मिले हैं मुख्यमंत्री से उनकी मांग को रखने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने मतलब कुछ ऐसा मतलब ठोस जवाब नहीं दिया है, जो एक सरकार में होता है कि हाँ विचार किया जाएगा टाइप से
गोलमोल जवाब दिया गया है। तो अभी तरह तरह के अभी कयासबाजी का दौर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री झंडा फहराएंगे गांधी मैदान में तो शायद अपने भाषण में ऐलान कर दें। ऐसी भी मतलब अटकलबाजी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ऐलान नहीं किया, 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के दिन जब गांधी मैदान में झंडा फहरा के भाषण देंगे तब हो सकता है ये नियोजित शिक्षकों को ये खुशखबरी दी जाए। अब जो भी स्थिति है, लेकिन देखिए ये बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सरकार लग रहा है कि एक चुनावी झुंझुना जैसा थमा दिया गया है। शिक्षक बहाली जो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोकसभा चुनाव से इसको जोड़ के सरकार देख रही है कि चुनाव आने तक लोगों को उलझाए रखो कि हाँ बहाली हो रही है, बहाली हो रही है जैसे। अब फिर आपने पाठक सर की बात की, मिस्टर के पाठक की, तो पाठक सर की अच्छी छवि है बिहार में, मतलब ईमानदार अधिकारियों में, जो इक्के दुक्के ईमानदार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है जो बच गए ईमानदारों में। लेकिन कई बार वो ऐसी भी कोई मतलब ऐसा भी कोई आदेश निकाल लेते हैं जो मतलब कम से कम मुझे वो आदेश उनका हजम नहीं होता है। कुछ तो आदेश उनके सही रहते हैं, जैसे कि ये तो बिहार में एक समस्या थी कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अराजक स्थिति पैदा हो गई थी। बहुत सारे स्कूल शिक्षक आते नहीं थे, हाजिरी बनता था, ये होता था। कोई गांव में खेती करा रहा है, हाजिरी भी बन मैनेज कर लिया जाता था। हाँ, मैनेज किया था। मतलब गाँव में शिक्षक महोदय धन कटनी धन रोपनी भी करा रहे हैं, इधर उनकी हाजिरी भी बन रही है, वेतन भी निकल रहा है, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो उसमें यदि उन्होंने कड़ाई की कि नहीं इससे हाजिरी होगी, ये हाजिरी होगी, ऐसे होगा, ऑनलाइन होगा, और उसमें उन्होंने सख्ती बरती तो वो तो होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल अराजक स्थिति हो गई थी। लेकिन कुछ उनके आदेश रहते हैं पाठक सर के जो मुझे लगता है कि मतलब अतार्किक लगते हैं, लॉजिक उनमें नहीं लगता है। जैसे हाल में उनका शिक्षा मंत्री से कुछ विवाद हो गया तो उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के जो आप्त सचिव हैं वो शिक्षा विभाग में नहीं आ सकते हैं। अब ये आप आदेश कैसे निकाल सकते हैं? यदि कोई आप्त सचिव हो, शिक्षा मंत्री ने उसको अपना आप्त सचिव चुन के रखा है, तो उसको यदि अपर मुख्य सचिव उसको रोक रहे हैं आप्त सचिव को, तो ये तो मतलब ज़बरदस्ती झगड़ा करने वाली बात हो गई कि मैं आपके आदमी को नहीं आने दूंगा। तो इस तरह से तो विभाग चलेगा नहीं, यदि गृह युद्ध ही हो जाएगा। जैसे अभी भी कभी आदेश निकल जाता है, एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, पता नहीं उसको वापस लिया गया या क्या हुआ, कि शिक्षक ये दाढ़ी नहीं रख सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत सारी अप्रासंगिक चीज़ें हैं। अब दाढ़ी रखने और नहीं रखने से क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े विद्वान थे, उनको गुरुदेव ही कहते हैं, है ना? इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, तो आप इस रखते थे, तो इसमें आप दाढ़ी में क्यों उलझ के रह गए हैं? तो बहुत बड़ा इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है इस बात की सर, ये तो सोशल मीडिया पर देखा गया था। हाँ, वही मैंने कहा ना, इससे मैंने कहा कि इस तरह की चर्चा थी। अब मैं जानता नहीं कि वैसा फिर वापस दिया गया या सच में निकला था, लेकिन यदि ऐसा ये निकला था तो मैं इसको सही नहीं अभी मानता। जो सर सबसे अहम है, जैसे शिक्षकों को पढ़ाने के बाद रिपोर्टिंग, बहुत सारी डाटा एंट्री करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 7-7 8-8 बज जाते हैं रात, और वो कहीं एक खास जगह पर जाकर उन्हें करना पड़ता है। ये तो देखिए है ही समझता, खास के अभी जो ये है जातीय जनगणना जो हो रही है बिहार में, तो उस जातीय जनगणना समझिए कि कितना बड़ा ये एक्सरसाइज था। 13 करोड़ लोग बिहार में हैं, तो करोड़ों परिवार है इसका मतलब, और उसमें शिक्षकों को बड़ी संख्या में लगाया गया। फिर उनसे कहा गया कि हाँ आप शैक्षणिक कार्य तो कीजिए ही, आप अतिरिक्त समय में ये कीजिए, उसको फिर कंप्यूटर में चढ़ाइए, जितना फॉर्म भरा है ये वो। तो ये सब हो रहा है। तो देखिए ये तो मतलब कुछ हद तक माना जा सकता है कि एक शिक्षकों के साथ या शिक्षिकाओं के साथ ये मतलब ज्यादती है। बहुत सारी शिक्षिकाएं ऐसी भी हैं जो मतलब उनके बच्चे हैं, वो फिर शिक्षण कार्य करती हैं, फिर घर लौटती हैं, फिर खाना बनाती हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनको मतलब बिहार सरकार की ओर से खाना बनाने के लिए रसोईया मिला हुआ है। जातीय जनगणना के अलावा भी जो स्कूल के स्टूडेंट्स का जो डाटा एंट्री करना, ये करना, इस तरह का बहुत सारी रिपोर्टों को लेके ये मेरे भी परिचित कुछ लोग हैं जो स्कूल में शिक्षक हैं, तो वो इस चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि हम लोग तो रिपोर्ट भेजते भेजते हम लोग परेशान हो जाते हैं। कभी मिड डे मील की रिपोर्टिंग भेजते हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, और बहुत सारा मतलब ऊर्जा का व्यय होता है इससे, मतलब एनर्जी की क्षति होती है, इससे कुछ ठोस चीज़ हासिल नहीं होता। लेकिन एक बन गया है सरकार में तो बन गया है। और सर इसके साथ साथ जो एक अहम बात है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी मांग इनकी बहुत अहम है। जी, ये भी मान हम अभी तो देखिए मुझे लग रहा है कि शिक्षकों में एक ही स्कूल में मुझे लगता है 3, 4 या 5 तरह के वेतन मिल रहे होंगे, है ना?
तो ये तो मतलब इससे क्या वो कहते हैं, एक से असंतोष बढ़ता है ना। अब मान लीजिए एक ही मतलब एक स्कूल के 5 शिक्षक हैं, पाँचों को अलग-अलग वेतन मिल रहा है, तो ये तो असंतोष की बात तो बनती अगर है। अलग-अलग टाइम में बहाली हो उनकी वरीयता के हिसाब से है तो वो अलग चीज़ वो है। अलग बात है। वो तो जूनियर शिक्षक ये समझेगा कि ठीक है, मेरी नौकरी 4 साल की है, उनकी 20 साल की नौकरी, तो उनको ज़्यादा वेतन मिल रहा है, इतने दिनों में उनका वेतन बढ़ा। जी। उसका तो लॉजिक समझ में आता है। लेकिन ऐसे यदि नहीं हो, तो इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ही अराजक स्थिति है। संक्षेप में ही हम कहें तो पूरी शिक्षा विभाग में बहुत अराजक स्थिति है, और लगता है कि मतलब कहीं न कहीं प्राथमिकता में नहीं है सरकार के। प्राथमिकता देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है नई पीढ़ी के निर्माण के, या किसी भी पीढ़ी के निर्माण के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से हमारे साथ मौजूद थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, जिन्होंने सीधे तौर से ये मांगें की हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो मांग है, उनकी जो मांग है कि अस्थायी राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही साथ के पाठक के कार्यशैली पर भी उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ भी बताई, कुछ उनकी जो उन्हें खामियाँ समझ में आती है वो भी उन्होंने बताया। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जो बातें उठ रही हैं कि 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ऐसा ऐलान कर सकते हैं जिससे नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर आ सकती है। मगर क्या कुछ होगा ये समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। तो अब नियोजित शिक्षकों का कहना ये है कि इसमें हमारी वरीयता का, हमारी सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जो भी आपको करना था आप शुरू में कर देते। ये बार-बार जो आप स्थिति बदलते हैं, इससे एक मतलब असमंजस की स्थिति पैदा विचार किया जाएगा टाइप से गोल-मोल जवाब दिया गया है। सरकार लग रहा है कि एक चुनावी झुंझुना जैसा थमा दिया। फिर आपने पाठक सर की बात की, मिस्टर के पाठक, कम से कम मुझे वो आदेश उनका हजम नहीं होता है। आढ़ी रखने और नहीं रखने से क्या होता है? जैसे शिक्षकों को पढ़ाने के बाद रिपोर्टिंग बहुत सारी डाटा एंट्री करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 7-7 8-8 बज जाते हैं रात, और वो कहीं एक ख़ास जगह पर जाकर उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी मांग इनकी बहुत अहम है। तो अब नियोजित शिक्षकों का कहना ये है कि इसमें हमारी वरीयता का, हमारी सीनियरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जो भी आपको करना था आप शुरू में कर देते। ये बार-बार जो आप स्थिति बदलते हैं, इससे एक मतलब असमंजस की स्थिति पैदा विचार किया जाएगा टाइप से गोल-मोल जवाब दिया गया है। सरकार लग रहा है कि एक चुनावी झुंझुना जैसा थमा दिया। फिर आपने पाठक सर की बात की, मिस्टर के पाठक, कम से कम मुझे वो आदेश उनका हजम नहीं होता है। आढ़ी रखने और नहीं रखने से क्या होता है? जैसे शिक्षकों को पढ़ाने के बाद रिपोर्टिंग बहुत सारी डाटा एंट्री करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 7-7 8-8 बज जाते हैं रात, और वो कहीं एक ख़ास जगह पर जाकर उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी मांग इनकी बहुत अहम है।